कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मतलब राम राम। संगवारी हो, देशी गौ पालन से हम समृद्धि कैसे पावन और आत्मनिर्भर कैसे बनन, यही विषय में आज हम जानकारी लेबो। तो संगवारी हो किथे ना कि जौन वातावरण में आप जन्म लेबे, जौन हवा पानी मेरबे, जौन खेती खार के अनाज खाबे, जौन गौ माता के दूध पीबे, तो शरीर में स्वस्थ रही, मस्त रही और वो वातावरण में आप ला जिए के एक बड़े आधार मिलते। तो संगवारी हो, जाना था कि देशी जो गौ है वो कर दूध से लेकर के सारा जो गोबर है, गौमूत्र है, वो जीवन के लिए उपयोगी है। हम गाय के दूध पी कर के स्वस्थ होथन और गाय के गोबर जो है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, खेती के लिए गौ के गोबर जो है अमृत तुल्य है। जो कंपोस्ट खाद बनते, जैविक खाद बनते, होकर से एक स्वस्थ अनाज उत्पन्न होते, वो अनाज के उपयोग भी हम करथन। गौमूत्र से कई ठो रसायन बनते, गौमूत्र से कई बीमारी के काटे के लिए दवा भी बनाए जाते। और आजकल हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो है गौठान की व्यवस्था करे, गांव-गांव में गौठान रखे है, गांव-गांव में देसी गायों के पालन हुआ थे और उकर चारा की व्यवस्था वहाँ है, पानी की व्यवस्था वहाँ है, एक स्वस्थ आहार, स्वस्थ जल, जेकर से हमारे गौ माता और गौ माता के आने वाला जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गौ के गोबर से तो खाद बनबे करत है, जैविक खाद बनत है, वर्मी कंपोस्ट बनत है, जो हमार कचरा है ओकर से खाद बनत है। वो खाद से अन्न जो उपज थे वो बहुत पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होते। तो गौ माता के जो दूध है वो है कतेक स्वस्थ रहे, ओकर से खाए पिए के कतेकन आधार बने, ओकर से जो भी दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, ये सब बनाए जाते, मिठाई भी बनाए जाते। तो ये बात ला आज हम विस्तार से जानबो और हम चाहबो कि हम देसी गाय के पालन करन और देसी गाय के पालन से हम आत्मनिर्भर बनन, हमारे अंदर समृद्धि आवे। और बात ये रहा है कि पहले ऐसे रहा है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, गाँव मन जानवर पालते, गाँव मन गौ पालते, पढ़े लिखे काम न है, ऐसे रहा है। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि पढ़े लिखे विद्वान, इंजीनियरिंग करे हुए, कॉलेज पढ़े हुए युवा साथी मन देशी गौ पालन करत है और ओकर से कई प्रकार के उत्पाद निकाल करके एक सुख और समृद्धि अपन जीवन में लावत है। तो संगवारी हो, देशी गौ पालन करके कैसे हम समृद्ध होवन और कैसे आत्मनिर्भर बनन, ये विषय में आवा जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ कहने मात्र से हमें दिखाई देने लगते हैं घने पेड़ पौधे, खेतों में लहराती विविध प्रकार की फसलें, उपजाऊ मिट्टी और पशुधन का ख्याल रखते हमारे पशुपालक किसान भाई बहन। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कृषि कार्य की जितनी अहम भूमिका है, उतना ही योगदान पशुपालन का भी है। भारतवर्ष सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है, ये बात हम सब जानते हैं। और खेती किसानी के साथ देशी गाय युगों से भारतीय जीवन शैली की अहम हिस्सा रही है। अर्थव्यवस्था की आधी बागडोर तो गाय बैलों पर टिकी रही, जिनसे गाय का दूध, दुग्ध उत्पाद, गोबर के विविध उपयोग से कृषि जीवन समृद्ध रहा है। किसान साथियों, वर्तमान में भी गाय पालन आर्थिक समृद्धि का उत्तम माध्यम है, जो एक बेहतर व्यवसाय का रूप ले चुका है। न केवल ग्रामीण अंचल, अब तो नगरों में भी लोग इसे छोटे और बड़े दोनों ही पैमाने पर अपनाने लगे हैं। कारण साफ है, आर्थिक रूप से देखा जाए तो शुद्ध और देसी गाय के दूध की मांग बाजार में हर तरफ है। शास्त्र सम्मत बातों को विज्ञान से जोड़कर आज पूरी दुनिया के सामने हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि देसी गाय की महत्ता को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। पूर्व में जो निर्णय हुए हैं सरकार से या कहे पॉलिसी में, तो उसमें जो भी उनको उचित संभावनाएं लगी उस पर काम किए थे। लेकिन अभी जैसे जो क्रॉस ब्रीड हुआ या जो विदेशी गाय के नुकसान हुए, उसके कारण जो बीमारियां होने लगी, तो ये रिसर्च पे आया सारा चीज़ कि देसी गाय का दूध, जिसे आज का विज्ञान A to Z कहता है, ये हेल्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो बच्चे
छोटे हैं, जिनकी उम्र कम है, उन पर बहुत जल्दी इनका प्रभाव दिखता है। जैसे कई सारे बच्चों को पाचन की समस्या होती है अगर दूध नहीं पिलाने से। लेकिन अगर आप कौन सी दूध पिला रहे हैं, इस पर अगर अपन जाएंगे और डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हम देसी गाय का दूध अगर जो सुपाच्य और पौष्टिक के साथ सारे मिनरल युक्त होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जो क्रॉस ब्रीड और विदेशी गाय का दूध जिसे हम कहते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो 2007 में डेविल इन द मिल्क नामक पुस्तक आई थी, उसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया गया है। 20 साल के रिसर्च के बाद पुस्तक आई थी। और हम भारत के संदर्भ में कहें तो क्योंकि भारत की सारी गाय देसी गाय थी, तो उसको फिर से उसको पुनर्स्थापित करने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। पहले हमारे देश में 64 ब्रीड हुआ करती थी। वर्तमान में जो भारत सरकार के राज्य पत्र में करीब 44 से 46 ब्रीड को प्रमाणित किया जा चुका है और बाकी ब्रीड के ऊपर कार्य चल रहा है। भारत की कुल पशुधन संख्या करोड़ों में है, जिनमें गायों की संख्या भी शामिल है। और यहाँ देशी गायों की अच्छी नस्लें हैं। देशी गाय को दुधारू, ड्राफ्ट और दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुधारू नस्लों की गाय अधिक दूध देने वाली होती है। ऐसी नस्लों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं गिर, सिंधी, साहिवाल और देओनी इत्यादि। किसान भाइयों, जिन गायों की दूध देने की क्षमता अधिक होने के साथ साथ भार वहन क्षमता भी अच्छी होती है, उन्हें दोहरी उद्देश्य वाली गाय कहते हैं, जिनमें शामिल है हरियाणा, ओंगोल, थारपारकर, कंकरेज इत्यादि। ये दोहरी उद्देश्य वाली नस्लें हैं। इसी तरह ड्राफ्ट नस्ल की गाय कम दूध देने वाली होती है, लेकिन बैल शानदार भार वहन क्षमता वाले होते हैं। इसके उदाहरण नागौरी, मालवी, केलरीगढ़, अमृत महल, खिलारी, सिरी इत्यादि हैं। पूर्व में जो हमारे ऋषि मुनि गौवंश पे इतना काम किए हैं, जो इतना शोध किए हैं, मैं तो आज के हिसाब से कहूँगा कि जो हमारे ऋषि थे वो संत नहीं हुआ करते थे, वो कोई तपस्या नहीं करते थे, वो गुरुकुल चलाते थे ऋषि मुनि लोग। तो वो राजा के बच्चों या क्षत्रिय या वैश्य उनको ट्रेनिंग देते थे कि कैसे रहना है, कैसे खान पान करना है, कैसे शरीर को स्वस्थ रखना और कैसे अच्छा जीवन जीना है। तो उनके जो रिसर्च थे वो गाय पे आधारित थे। भगवान कृष्ण के ज़माने से मतलब सारी पुस्तकें हमने पढ़ी, मैंने तो बहुत पुस्तकें पढ़ी है। तो उसमें एक पुस्तक है युगंधर, जिसको 36 साल के रिसर्च के बाद वो पुस्तक लिखी गई है। लगभग 986 पेज की पुस्तक है। उसमें भगवान कृष्ण गाय के प्रेम को दिखाया है। तो मैं सोचा कि ये सब जब उस प्रकृति के जो धारक तत्व हैं भगवान ने जिसको बनाया हुआ है, तो वो सारे गाय के पीछे ही क्यों जाते हैं, ऋषि मुनि हमारे उस पर काम क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने सारा रिसर्च कर रखा, गौमूत्र पे किया हुआ है, दूध पे किया हुआ है और गोबर पे काफ़ी काम किया हुआ है। और आज के विज्ञान को इस पे करने की ज़रूरत है। असल में होता क्या है कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, अब आज कोई साइंटिस्ट बोलता है कि मैं गौमूत्र के फ़ायदे नहीं मानता, या गोबर से ऐसा ठीक होता है, या गोबर से फ़ायदे होते हैं, वो नहीं मानता। तो ठीक है, आपने उसमें रिसर्च या काम तो किया नहीं है ना। जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता को या उनके काम को आपको स्वीकार करना चाहिए। और आज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हम इसी में लगे हुए हैं कि जो शास्त्र सम्मत बात है, मैं बार बार वही कहता हूँ कि उसको अपन जोड़ के, ऋषि मुनि को भी मैं वैज्ञानिक ही मानता था, क्योंकि उस समय ऐसे साइंस के लैब नहीं थे। तो उन्होंने भी जो भी शास्त्र में लिखी है, जो भी पुस्तकें हैं, दूध के ऊपर पुस्तक है, कश्यप ऋषि ने काम किया है ना, काफ़ी काम किया कश्यप ऋषि का। छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध जैव विविधता युक्त बड़ी देशी गौवंशीय आबादी वाला प्रदेश है। यहाँ के अन्न, जलवायु, संस्कृति का सुंदर हिस्सा गाय भी है, जिन्हें प्रेम से किसान भाई बंधु गौ माता कहते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप
फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गौ माता के दूध तो हम लेबे करथन। अब आजकल गौ माता के गोबर से पहले कंडा भर बनावे, केवल जलाए के काम आवे, लेकिन आजकल गौ माता के गोबर से पेंट बनत है, गौ माता के गोबर से गोबर गैस बनत है। अब तो यहाँ तक की बात चलत है कि जगह जगह गौठान है, वहाँ गोबर के प्लांट लगा के विद्युत उत्पादन करके वो गांव ला रोशन करे के बात भी चलत है। पेंट बनना है, गौ माता के गोबर से हम लोग खाद बनाना है, वर्मी कंपोस्ट बनाना है। बंजर भूमि को भी अगर आप उपजाऊ बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा गाय के गोबर के कंपोस्ट खाद डालो और आपके बंजर भूमि में भी फसल लहलहाई। गौमूत्र के बात हम करत हन तो गौमूत्र के औषधि बनते और ओकर कीटनाशक बनाए जाते और ओकर से हम जो रासायनिक कीटनाशक हमर फसल में डालथन ओकर से बाचे जा सकते। तो अब यह विषय में विस्तार से जानकारी लेवा। गाय पालन का चलन अब पुनः बढ़ने लगा है। वर्तमान में गाय का आर्थिक लाभ केवल दूध उत्पादन के आधार पर आंका नहीं जा सकता, बल्कि उससे प्राप्त होने वाले पंचगव्य, गोमूत्र के महत्व और व्यवसायीकरण के माध्यम से आंका जा सकता है। देशी गाय के दूध, उसके उत्पाद, दही, घी, मक्खन, इन तमाम चीजों को बेचकर अतिरिक्त आय से गाय के रखरखाव और आहार की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। अगर गौमूत्र गोबर को मेन स्ट्रीम में लाएं, जैसे गोबर के कुछ कंडे बनते हैं, उपले बनते हैं, लकड़ी बनती, धूप बनती, खमरानी बनती, सब बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसमें भी 50 रुपये किलो से लेके 500 रुपये, 1000 रुपये किलो तक का बिकता है गोबर। और गौमूत्र भी हम लोग 500 रुपये लीटर बेचते हैं अर्क बना करके। उसका फिनाइल बनता है, गोनाइल बना लें अपन, और दवाइयों में भी काम आता है, आयुर्वेद में तो इस पर पूरा वर्णन है बहुत सारा डिटेल में। तो अगर हम टोटलिटी पे काम करें, इंटीग्रेटेड गौमूत्र, गोबर और दूध पे, तो ये सस्टेनेबल हो जाएगा। और गाय का जो दूध का प्रोडक्शन है वो खान पान में ध्यान देने से पक्का सुधर जाए, मतलब होता ही सुधरता ही है। ऐसा सारे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। लगभग 29 राज्यों में और 22 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हमने टेस्ट करके लगभग 300-350 शहर में इसका प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को, और सारे लोग काम कर रहे हैं। देसी गाय का दूध अब मिनिमम 60-80 रुपये से लेकर 200-250-300 रुपये लीटर तक महानगरों में बिक रहा है। तो अगर इसको अपन एक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता से जोड़कर काम करें तो जरूर ये सक्सेस मॉडल रहेगा। किसान भाइयों, भारतीय प्रजाति की गाय को आम भाषा में देशी गाय या देशज गोवंश कहा जाता है। देशी गाय की मुख्य पहचान है उसकी पीठ पर कुबड़, जबकि विदेशी नस्ल की गाय की पीठ
सपाट होती है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में धीरे धीरे आज देशी गायों का पुनर्स्थान होने लगा है, जिससे देशी गाय के पालन, संरक्षण और संवर्धन संबंधी प्रश्न हल होते नजर आ रहे हैं। गोपालन ऐतिहासिक संस्कृति का मूलाधार है। भारतीय जीवन शैली और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हमेशा से ही गोपालन केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देशी गायों की रखरखाव की बात करें तो इनके भरण पोषण रखरखाव में विदेशी नस्ल की अपेक्षा कम खर्च आता है। साथ ही ये साधारण चारा पचाकर ज्यादा दूध देती है। देशी गौवंश में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होती है। देसी गाय और विदेशी गाय की तुलना अगर हम करें, देसी गाय मतलब जिसका मूल जेनेटिक भारतीय है, और विदेशी गाय जैसे अपना जर्सी गाय हो गई या हॉलिस्टीन फ्रीजियन बोलते हैं जैसे, तो इसमें दो मूल फर्क आते हैं। एक तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें मनुष्यों ने रिसर्च करके कैसे तत्व डाल दिए हैं पता नहीं, कि उसमें उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो चल फिर नहीं पाते। उनके जो बच्चे वगैरह का इशू रहता है कि उनको 3 या 4 से ज़्यादा उनके बच्चे नहीं हो पाते। लेकिन देसी गाय में ये बातें लागू नहीं होती। देसी गाय का अगर खान पान और लालन पालन ठीक है तो 18 से 20 बच्चे, 21 बच्चे तक की गाय मैंने खुद देखी है। तो वो बराबर से आज भारतीय माहौल के हिसाब से, मतलब जो हमारा पर्यावरण कहना चाहिए, जो मौसम है हमारे देश का या प्रदेश का, जहाँ जहाँ जैसा है, उस प्रदेश या उस देश के, मतलब हमारे देश के हिसाब से जो भारतीय गाय है वो अनुकूल है। विदेशी गाय चूँकि ठंडी प्रदेश से आती है तो उसको रहने के लिए मतलब मेंटेनेंस कास्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक कूलर एसी लगाना पड़ता है, कई लोग तो कूलर एसी लगाते हैं। लेकिन जो देसी गाय वो गर्मी में रहती है, उसका बॉडी टेम्परेचर मनुष्य के टेम्परेचर के बराबर होता है, लगभग 37-38 डिग्री। तो देसी गाय हमारे इसमें वातावरण में के अनुकूल होती है, विदेशी गाय अनुकूल नहीं होती। फिर क्योंकि वो हेल्दी नहीं होती, उसका स्वास्थ्य मतलब शरीर उतना मजबूत नहीं होता कि वो चल फिर सके या बच्चे ज़्यादा पैदा कर सके। दुधारू देशी गाय प्रति लैक्टेशन चक्र में 1600 से 2500 लीटर दूध देती है, जबकि होल्स्टीन, जर्सी, रेड डेन और संकर नस्ल प्रति लैक्टेशन चक्र में 4000 से 5000 लीटर दूध देते हैं। देशी गायों में ब्यांतों की संख्या औसतन 12 से 15 होती है और विदेशी नस्ल में औसतन 5 ब्यांत होते हैं। यानी देशी गोवंश के संपूर्ण लैक्टेशन चक्र में दुग्ध उत्पादन विदेशी नस्लों से कहीं ज्यादा होता है। देशी गाय के गोबर, गोमूत्र में औषधीय गुण होते हैं। इनके गोबर से जैविक कार्बन तत्व का अहम स्रोत प्राप्त होता है। जो भी देसी गौवंश पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, देश के किसान हो, युवा अगर हो, शिक्षित हो, महिलाएं हो, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी देसी गाय रखें, थारपारकर है, गिर है, साहिवाल है, कांकरेज है, या अपने छत्तीसगढ़ की कोसली है, तो सारी जो हर प्रदेश की अपनी अपनी गाय है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। और उसके दूध को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गाय के बैलेंस डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक थोड़ी सी हमारे यहाँ कहा जाता है कि देसी गाय कम दूध देती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 40-50 सालों में उनको बैलेंस डाइट नहीं मिला है। अगर उसमें प्रॉपर ध्यान दे तो देसी गाय ही, अभी तो भारत में 20 से 25 लीटर दूध देना शुरू कर चुकी है। मेरे ध्यान में ऐसी बहुत सारी गाय हैं जो 20-25 लीटर प्रतिदिन दूध देती हैं। तो इस भ्रम में किसान भाई ना रहें कि जर्सी गाय का दूध ज़्यादा होता है। अगर देसी गाय का सही लालन पालन करें तो उसके दूध को हम क्वांटिटी उतना पा सकते हैं। गोपालन का काम करके आज लाखों लोगों की जिंदगी में चमक आ गई है। जिन कृषक भाई बहनों या पशुपालकों ने गोपालन के आर्थिक पक्ष को समझा, आज वे इसे व्यावसायिक स्तर पर ले जा चुके हैं। गोबर से खाद, गोबर से मूर्तियों का निर्माण, देशी कंडे, गोमूत्र अर्क, देशी घी, धूप बत्ती, पंचगव्य, इन तमाम चीजों की मांग आज विदेशों में भी है, जिसे ऑनलाइन विपणन के माध्यम से भेजा जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी पशुपालन पर जोर दे रही है ताकि आमदनी का स्रोत कृषकों को मिलता रहे। मैं आज के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इस मिशन में सब जुड़े, पैशनेटेड होकर काम करें। हम अपने जनरेशन को क्या दे के जाना है। पिछले 40-50 साल में जो गलतियां उसकी हो चुकी है, पर्यावरण जो दूषित हो गया है या खान पान हमारा बिगड़ गया है, तो
तो हम खेती और किसानी और अच्छी चीज़ों से दूर चले गए हैं। तो उसको फिर से वापस लाने के लिए स्वदेशी गौवंश आधारित अर्थव्यवस्था पे अपने को जाना है, और वही एकमात्र कारण है जो हम अपने जनरेशन को बहुत अच्छी चीज़ दे के जाएंगे उनके भविष्य के लिए, और देश और पृथ्वी के भविष्य के लिए। सब इस काम में सबको आगे आना चाहिए। जिस प्रकार गोपालक भाई बहन अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार पशुधन का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पशुधन की सुरक्षा कृषि जगत की सुरक्षा है। इससे देश की आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। किसान भाई बहन तभी खुशहाली के साथ जीवन जी सकेंगे जब उनके पशुधन सुरक्षित हो। दूरदर्शन के चैनल के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इस विषय में कार्य करना चाहते हैं, वो रायपुर छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत है। उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है, उनको सारा हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देते हैं। दूरदर्शन में तो सारी जानकारी है ही, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्रत्यक्ष आना हो तो आप रायपुर में आइए, और हमारे मित्र समूह जो भी काम कर रहे हैं सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर और उनके यहाँ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और इस अभियान को हम सब मिलकर सफल बना सकते हैं। तो संगवारी हो, हमर किसान भाई मन हाँ तो जानकारी लेवे करीन है, लेकिन उकर मनोरंजन के लिए सुघर अकन लोकगीत लेके आवत हन। आओ लोकगीत के आनंद लन। रानी सुदर्शन आथे त कहे, राजा आपन मोला काबर बुलाए हो? राजा विराट कही थे, रानी सुदर्शन अगर तोला दासी के जरूरत होई त ये दासी के काम करथो कथे। रानी सुदर्शन ला कहे, रानी अगर तोला दासी के जरूरत होई ये दासी के काम करथो कथे, तोला जरूरत है ते रख ले। रानी सुदर्शन कहे, बेटी चल मोला दासी के जरूरत है, मैं तोला रख लेथू। देवी द्रौपदी कहते, दाई मोला तेर रखे बर रखा तत्पर मोर एक शर्त है, तेला सुन ले तबे तो तेहा रखबे। देवी द्रौपदी कहे, दाई मोला तेर रखे बर रखा था, पर मोर तेर शर्त ला सुन ले तबे तो रखबे। रानी सुदर्शन कहे, बेटी का शर्त है तेला ते बता दे। देवी द्रौपदी कहे, दाई न मैं काकरो जूठा खाऊं, न मैं काकरो पाँव पर न मैं काकरो छोड़े वस्त्र पहनूं, ते जान के ते मोला रख। रानी सुदर्शन कहे, बेटी न मैं तोला काकरो जूठा खाऊं, न मैं तोर सन काकरो पाँव पर आऊं, न मैं तोला छोड़े वस्त्र निकल ते चल बेटी। देवी द्रौपदी कहे, दाई मोर अठा जाऊ सरता है, सुन ले तबे तो ते हम मोला रखबे। दाई मोरे ठाऊ सरता है ते सुन ले तबे तो रखबे। काबर कही तो मोर 5 गंधर्व रक्षक है, वो 5 गंधर्व काकरो नजर में नहीं दिखे, सिर्फ मोर नजर में दिखते। अगर मोला कोई क्रूर नजर से देखी या निर्बल हो या बली हो, मोला जीवित नहीं छोड़े। ते जान के ते मोला रख दाई। आज रानी सुदर्शन रहा ते देवी द्रौपदी ला कहे, बेटी चल मोला दासी के जरूरत है, मैं तोला रख ले था। पांचों भाई पांडव देवी द्रौपदी सुंदर नगर विराट में चल रहे थे, और नगर विराट में जाके अरे बनी रे बुद्धि का बनी रे बुद्धि का द्रौपदी सुंदर विराट नगर में बनी भूति करत है। उकर मन के दिन है ते बीतित होत थे। राजा विराट रहा थे उत्तरा कुमारी या उत्तरा कुमार के बर्थडे मनावत रहा रागी। राजा विराट ते उत्तरा कुमार के बर्थडे मनावत रहा। देश विदेश के राजा महाराजा मनाए रहा और सुंदर बर्थडे मनावत रहा। ओतीला जयमुख नाम के राक्षस ते हाहाकार मचावता। कोई लड़ने वाला है, कोई लड़ने वाला है। मैं देश विदेश से लड़के आवत हूँ, कलकत्ता से आवत हूँ, बम्बई से आवत हूँ, दुर्ग से आवत हूँ, भिलाई से आवत हूँ। ठीक आज जयमुख नाम के मर राक्षस रहा थे हाहाकार मचावत आवत रहा राजी।
राजा विराट ते अपन उत्तरा कुमार के बर्थडे मनावत रहे। ओती राक्षस ते हाहाकार मचावत रहे। जक्का बैठे रहा देश विदेश के राजा महाराजा ते मन कहथे राजा ये तो मर राक्षस आवत है। अब कहूँ ये कोती आए पाही विराट नगर में ना तो हमला जम्मो झिला अरे बिना रे मारे बिना रे मारे गाना कई राजा